नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 40वीं कड़ी, क्या बाल गंगाधर तिलक ने मुसलमानों के आगे हथियार डाले। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अंग्रेज सरकार ने ईस्वी 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट लागू किया तथा उसकी आड़ में प्रशासनिक अमले का मुसलमानीकरण करना शुरू कर दिया। इस कारण हिंदुओं में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों के विरुद्ध दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली तो यह कि यूरोपीय देशों के बीच बाल्कन प्रायद्वीप को लेकर ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच दो युद्ध हुए। दूसरी घटना यह कि तुर्की में अंग्रेजों के विरुद्ध युवा तुर्क आंदोलन चला। इन दोनों ही घटनाओं में मुसलमानों को ईसाइयों के हाथों नीचा देखना पड़ा। इस कारण ईस्वी 1911 के बाद भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति का ज्वार ठंडा पड़ने लगा। क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों को ब्रिटिश राजभक्ति का पाठ पढ़ा रही थी और कांग्रेस अंग्रेजों से औपनिवेशिक स्वशासन की मांग कर रही थी, इसलिए भारत का शिक्षित युवा मुस्लिम वर्ग मुस्लिम लीग की बजाय कांग्रेस के लक्ष्य से सहानुभूति रखने लगा। मुस्लिम युवाओं में पनप रही इस मनोवृत्ति को देखते हुए ईस्वी 1913 में मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में संशोधन करके कांग्रेस की ही तरह अपना लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना निश्चित कर लिया। जब दोनों पार्टियों अर्थात कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के लक्ष्य एक हो गए तो उनमें निकटता आनी भी स्वाभाविक थी। कांग्रेस भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। फलस्वरूप ईस्वी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं। यह समझौता कराने में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस समझौते में तीन बातें मुख्य थीं। पहली, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस की तरह भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की मांग की। इस समझौते की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और विभिन्न प्रांतों में उनके अनुपात को भी मान लिया। देश की 11 प्रांतीय विधानसभाओं में मुसलमानों का अनुपात इस प्रकार निर्धारित किया गया: पंजाब में 50%, संयुक्त प्रांत में 30%, बंगाल में 40%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15%, मद्रास में 15% तथा बंबई में 43%। इस समझौते की तीसरी खास बात यह थी कि कांग्रेस द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि यदि विधानसभाओं में किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव का विरोध किसी एक संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे तो उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, सीवाई चिंतामणि आदि कई कांग्रेसी नेताओं को लगा कि इस समझौते में मुसलमानों को अत्यधिक सुविधाएं दे दी गई हैं। कुछ इतिहासकार तो इन सुविधाओं को सांप्रदायिकता के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं, जिसकी परिणति पाकिस्तान के रूप में हुई। कहा जा सकता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाओं में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार करके बाल गंगाधर तिलक तथा उनके समर्थक नेताओं ने मुसलमानों के सामने हथियार डाल दिए। इस स्थिति पर स्वयं बाल गंगाधर तिलक का कहना था, कुछ लोगों का विचार है कि हमारे मुसलमान भाइयों को अत्यधिक रियायतें दे दी गई हैं, किंतु स्वराज्य की मांग के लिए उनका हार्दिक समर्थन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था। भले ही कठोर न्याय की दृष्टि से वह सही हो या गलत, उनकी सहायता और सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वस्तुतः यदि हिंदू मुसलमान की समस्या से निरपेक्ष होकर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ सकता है कि उस काल में कांग्रेस एक साथ दो मोर्चों पर अर्थात अंग्रेजों एवं मुसलमानों से नहीं लड़ सकती थी। संभवतः इसी विचार से प्रेरित होकर तिलक ने मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार कर लिया।
इतिहासकार अयोध्या सिंह ने लिखा है कि इस पैक्ट से जिन्हें सबसे अधिक आघात लगा वे थे ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उनके दलाल। लखनऊ समझौते के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए देश में सांप्रदायिक समस्या शांत हो गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। यदि आप मेरी पुस्तक कैसे बना था पाकिस्तान की मुद्रित प्रति खरीदना चाहते हैं तो Amazon.in से क्रय कर सकते हैं। पुस्तक का मूल्य 750 रुपये है, किंतु यह केवल 450 रुपये में उपलब्ध करवाई जा रही है। अगली कड़ी में देखिए, गांधी जी ने 8 लाख लड़कों को विश्व युद्ध में धकेल दिया। धन्यवाद। जय हिंद।